नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जब झूठ बोले पत्नी आप पे झूठा केस लगाए तो बड़ी तकलीफदायक स्थिति ये हो जाती है कि एक तो पत्नी होने का वैसे भी आपके अंदर से सम्मान खो देती है। झूठे केसेस को, गलत केसेस को आप पे इंप्लीमेंट करके और जबरन आपसे मेंटेनेंस के रूप में आपकी हार्ड मनी, बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा लूटना शुरू करती है। तो उस स्थिति में पति को तो ये भी डर होता है कि मन तो ये होता है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं देना, पर एक आगे जाके क्लॉज ये लगा दिया जाता है कि साहब अगर मेंटेनेंस नहीं देंगे तो 125 सीआरपीसी में जो है रिकवरी के कारण आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या बिल्कुल कानून ऐसे ही है कि डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकल जाते हैं? क्या कानून बिल्कुल ऐसे ही है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना उतना ही जरूरी है, चाहे वो झूठ बोल रही हो, चाहे वो गलत बोल रही हो, जो मन में है वो कर रही हो? ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। कारण क्या है, आप गिरफ्तार क्यों होते हैं या गिरफ्तारी का डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती। हम इसीलिए अपनी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए हम लोग आपके लिए क्रैश कोर्सेज चलाते हैं, जिसके अंदर आपको बकायदा आपको डिटेल में काफी चीजें मिलती हैं। जो नॉलेज के हिसाब से वहां पे कुछ प्री रिकॉर्डेड वर्जन होते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने नॉलेज को अपग्रेड करके अपना केस खुद तैयार कर सकते हैं और लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आप अकेले तैयारी करने में दिक्कत है और आपको लगता है कि इसके लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे और मेरी टीम से, और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपको एक प्रोविजन मिलता है, वो है मेन कोर्स। उसके अंदर काफी लोगों ने इस कोर्स को लिया है, राहत मिल रही है, तेजी से केसेस में रिजल्ट आ रहे हैं, काफी लोगों के रिजल्ट आ भी चुके हैं, और नहीं तो अपेक्षित परिणाम तो मिले ही मिले हैं, जो अब तक केस में जितना काम उनका हो चुका है। आप भी फायदा उठाइए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सवाल है जो अभी आपका पूछना जरूरी है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बकायदा ऊपर दिए गए नंबर, जो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप बकायदा मैसेज करें, कॉल नहीं करें। मैसेज के थ्रू ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, कॉल हम नहीं उठाते। देखिए, अब मैं एक मुद्दा समझाता हूं। सबसे जरूरी चीज यह है कि अरेस्ट क्या होता है। 125 सीआरपीसी की जब एप्लीकेशन लगती है तो क्या अरेस्ट होता है? जी नहीं, अरेस्ट नहीं होता है। और अगर आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट निकाला गया है तो वो इलीगल है। अरेस्ट वारंट एकदम से नहीं निकाल सकते, मजिस्ट्रेट हो या जज साहब हो, कई जगह पे फैमिली कोर्ट्स हैं, तो वहां पर किसी भी तरह का कोई भी कानून का उल्लंघन इस तरह से नहीं माना जाएगा। अरेस्ट के लिए वारंट, पहला वारंट नहीं निकलता है, दो तरह के वारंट्स निकलते हैं। पहला अरेस्ट वारंट नहीं होता, सिर्फ रिकवरी के लिए वारंट होता है। और रिकवरी जो है वो आपको कोर्ट जो है वो डायरेक्ट, ना तो रिकवरी का और ना ही अरेस्ट का बाद में होता है, पर वो मैं समझा दूंगा, अभी प्रोसेस है, लंबा है। कोई भी वारंट कोर्ट अपने तरफ से नहीं निकाल सकते। अगर लड़की ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है रिकवरी के लिए, तो बकायदा पत्नी की अनुशंसा के बगैर किसी भी जज साहब ने या मजिस्ट्रेट साहब ने आपके खिलाफ अगर डायरेक्ट वारंट निकाल दिया है तो वो गलत माना जाएगा, वो बिल्कुल इलीगल माना जाएगा। इस तरह का वारंट नहीं निकाला जा सकता। यानी कि आपको समझना यह है कि क्या इस तरह के वारंट्स में मुझे क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। इसके आगे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं बाद में समझाऊंगा कि जेल कितने महीने की होती है। फिलहाल मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, रिकवरी के लिए वारंट जो निकलता है वो पहले निकाला जाता है जब रिकवरी में कहीं कुछ भी रिकवर नहीं होता है। उसका एक प्रोसेस होता है, उस रिकवरी से कुछ भी अगर आपके कवर नहीं होता है तो फिर अरेस्ट वारंट निकाला जाता है, आपके खिलाफ सेंटेंस किया जाता है। उसके लिए भी एप्लीकेशन पत्नी के द्वारा लगनी जरूरी है। डायरेक्ट अरेस्ट वारंट कोर्ट आपके खिलाफ नहीं निकाल सकती। कितने महीने की जेल होती है? अमूमन सब जानते हैं 1 महीने की जेल होती है, पर मेरे पास काफी केसेस आते हैं जिनके अंदर इस तरह के इलीगल ऑर्डर्स किए जाते हैं कि जितने महीने का एरियर नहीं दिया है, जितने महीने का पैसा नहीं दिया है, वो आपका पैसा एरियर का बकायदा वसूलने के लिए उतने महीने की जेल कर दें। लेट से किसी का 10 महीने तक का एरियर जमा है और उसमें रिकवरी निकली हुई है, तो 10 महीने का पूरा पैसा जो है वो कोर्ट वसूलने के लिए आपको 10 बार जेल भेजेगी। यानी कि हर महीने आपको जेल भेजेगी, यानी कि 10 महीने के 10 महीने ही आपका जेल का पूरा सिस्टम कर दिया। ऐसा नहीं है 10 महीने हो, 12 महीने हो, 24 महीने हो, उसके लिए सिर्फ एक बार 1 महीने के लिए ही आप जेल जाएंगे। उससे ज्यादा किसी को भी जेल नहीं भेजा जा सकता अगर आप डिफॉल्टर हैं। अगर आपने गलती की है कि एरियर बार बार रिकवरी का वारंट निकलने के बाद भी आपने जमा नहीं किया है, पर डायरेक्ट अगर आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट हुआ है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। वो आगे मैं प्रोसीजर में समझाऊंगा कि कैसे वो चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज समझिए कि जेल में जब आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि निकल के आने के जस्ट बाद ही अगर पत्नी ने आपके खिलाफ फिर वापस एप्लीकेशन लगा दी है तो उसके अंदर बकायदा कोर्ट में आपको बुलाया जाता है। अगर आप वहां कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं या वहां पर आप पैसा जमा करवाने की पोजीशन है या कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है, तो उसी सूरत में आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। मगर अगर आप वहां पर दोबारा सुनवाई में गए और वहां वापस आपने पैसा देने की असक्षमता जाहिर किया, मना कर दिया, तो फिर आपको जेल भेजा जा सकता है। यानी कि बैक टू बैक जेल जा सकते हैं, पर एक साथ
पूरे लंबे टाइम के लिए आपको जेल नहीं भेजा सकता जितने टाइम का आपने पैसा नहीं दिया। यानी जितने महीनों का पैसा नहीं दिया उतने महीनों तक आपको जेल में नहीं रखा जा सकता। ऐसे अन्याय मैंने कई बार देखे और सुने हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। वकील जो है आपको शायद नहीं गाइड करें, पर आपको समझना पड़ेगा। जो पति जो है वो साथ रखना चाहते हैं अपनी पत्नियों को, और पति के साथ रहने से अगर पत्नी कोई सफिशिएंट रीजन नहीं देती, कोई पर्याप्त रीजन नहीं देती है, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट जो है वो आपके लिए, आपके पक्ष में बाकायदा ये ऑर्डर कर सकते हैं कि अगर पत्नी पति के साथ नहीं जाना चाहती, नहीं रहना चाहती, और वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है कि वो क्यों नहीं रहना चाहती या क्या रीजन है, और कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है या जज साहब के ऊपर है कि वो आपको बाकायदा इसके अंदर राहत दे सकते हैं, सारा केस खत्म कर सकते हैं, और मेंटेनेंस भी आपकी बीवी को नहीं देंगे। अगर आपने कोर्ट में कह दिया कि साहब मैं मेंटेनेंस देने को तैयार हूं, पर पत्नी मेरे साथ आगे रहे, संबंध विच्छेद ना करे। अब यहां पर क्या होता है कि आप देखिएगा किसी भी पिटीशन में पत्नी कभी अपनी ये मंशा जाहिर नहीं करती कि मुझे मेरे पति के साथ नहीं रहना या मुझे छोड़ना है जिंदगी भर के लिए, पर ज्यादातर झूठे केसेस इसलिए लगाए जाते हैं कि कचूमर कर दो केस के अंदर पति का पूरी तरह, और उसके बाद हम निकल लेंगे। यहां एक कैच है, यहां एक गड्ढा है। अगर आपने इसको ढंग से पकड़ लिया तो मान के चलिए कि पूरा तलाक डिसाइड हो जाता है इस मैटर से, पर लोग ज्यादातर इस पर फोकस नहीं करते। इस रीजन के पीछे आपको लड़ना ही पड़ेगा, भिड़ना ही पड़ेगा आपको, स्पेशली उन लोगों को जो सेक्शन 9 लगाकर बैठे हैं। और वहां पर आपने अगर कोर्ट में ये बात बोली कि मैं मेरी पत्नी को रखना चाहता हूं, या फिर आपने कोशिश की है सेक्शन 9 के अलावा भी, नहीं भी लगाया सेक्शन 9, मगर आपने कोर्ट में जब केस स्टार्ट किया आपकी पत्नी ने, उससे पहले कई महीनों कई हफ्तों बार बार उसको लाने मनाने समझाने की आपने कोशिश की, बहुत ज्यादा आपके पास उस चीज का कहीं ना कहीं ऐसा प्रोमिनेंट एविडेंस है जो आप कोर्ट को समझा सकते हैं, दे सकते हैं। इवन आपके साथ जब जनरली कई लोग समझाइश के लिए समाज के काफी लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो वो लोग भी अगर गवाही में आपके साथ आ सकते हैं तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है इस पूरे केस को डाउन करने के लिए। तो ऐसे जो सफिशिएंट कॉजेज हैं, ऐसी जो सफिशिएंट स्थिति है, इसके अंदर बकायदा आपको भिड़ना पड़ेगा। आपको बकायदा एक रिटन एप्लीकेशन डालनी ही पड़ेगी अपने चलते केस के अंदर कि मैं रखना चाहता हूं, अगर मैंने सेक्शन 9 लगाया है तो इसको कंसीडर किया जाए, मैं रखना चाहता हूं, ये मैंने सारा परफॉर्म किया है। जब मैं मेरी पत्नी को लाने समझाने मनाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं आना चाहती, तब उसने मुझे कभी नहीं कहा कि तुमने मुझे मारा, तब उसने कभी नहीं कहा कि हमारे बीच में कोई गलत विवाद हुआ है, तब हमारे कन्वर्सेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। मगर बावजूद उसके मेरी जो बीवी है वो बकायदा मुझे और मेरे परिवार को सिर्फ जबरदस्ती इस कोर्ट में घसीट के लेके आई है, उसका फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन करने का पूरा मूड है, इसलिए सब कुछ कर रही है। आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा उस एप्लीकेशन में, आपको कोर्ट में बकायदा ये अपील करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि इतने के बाद भी आपकी बात को एडमिट नहीं किया जा रहा है इस कोर्ट के अंदर, तो प्लीज मैं आज आपको एक रेमेडी देता हूं। इसी आधार पर आप बकायदा ग्राउंड लेकर पहुंचिए हाई कोर्ट में, इसको क्वैश कराइए। क्योंकि मान के चलिए जब झूठा केस होता है तो उसमें पत्नी का मोटिव ही आपसे पैसा वसूलना होता है। झूठा केस लगाकर सिर्फ आपको तड़पाना तरसाना होता है अच्छी जिंदगी जीने के लिए। मगर आप अगर इस बात पे भिड़ गए कि मैंने लाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, मगर मेरी बीवी इस बात पे बिल्कुल राजी नहीं हुई, चाहे आपने डाइवोर्स का केस भी डाल रखा हो, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि साहब डाइवोर्स का केस तो डाल रखा है तो एलिमनी और मेंटेनेंस के बगैर आप नहीं निकल सकते। नहीं, सफिशिएंट रीजंस देने पड़ेंगे, सफिशिएंट कॉज वहां होना चाहिए कि पत्नी को आपने नहीं निकाला। कई बार ऐसा होता है पत्नी बड़े आराम से आपके घर से निकल जाती है, वहां जाती है, वहां से आपसे 1-2 दिन बात भी ढंग से करती है, उसके बाद फोन उठाना बंद, आपको ब्लॉक कर दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो झूठे केस में आराम से क्लू निकाल लेते हैं। आप अपने केस पर अगर फोकस करेंगे तो ऐसा है। तो इस चीज पे अगर आप भिड़ते हैं, और सेक्शन 9 वाले स्पेशली या जिन्होंने मनाने समझाने की कोशिश की, वो लोग अगर इस चीज पे भिड़ते हैं और बकायदा पुख्ता सबूतों के साथ जाकर लड़ते हैं, तो खुद 125 सीआरपीसी में ये चीज मेंशन है कि अगर कोर्ट को सेटिस्फाई करने वाले जो है आप सफिशिएंट रीजंस, सफिशिएंट कॉजेज नहीं दे रही है पत्नी, तो उस पर बकायदा मजिस्ट्रेट जो है वो अपनी राय के अनुसार बकायदा आपके पक्ष में, पति के पक्ष में फैसला दे सकते हैं। पर नहीं देते हैं तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पत्नी युक्त कारण के साथ कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ये उसकी गलती है कि वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। मगर क्या होता है, ऐसी परिपाटी कई कोर्ट्स के अंदर देखी गई है, निचली अदालतों के अंदर, कि पत्नी को तो मेंटेनेंस दिलाना ही है, लगाना ही है। तो उस चीज से लड़ना है तो आपको हाई कोर्ट तक इस मैटर को लेके जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जनरली इस बात पे सेटिस्फेक्शन हो जाता है। लोअर कोर्ट में एक भारी भरकम मेंटेनेंस की राशि बंध जाने के बाद जिंदगी भर उसको चुकाने की जो जिम्मेदारी है, उससे तो लाख गुना अच्छा है कि एक 40-50 हजार रुपए का खर्चा करके, या जो भी, मुझे नहीं पता है और क्या रेट चलती है, पर आप अपने हिसाब से जाके देखिए, वो ज्यादा बेटर है कि उस अन्याय के खिलाफ लड़ा जाए। अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है, क्योंकि कोई तो झूठ बोल रहा है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो साबित कीजिए। फिर आप क्यों इस मैटर में पड़ रहे हैं कि साहब मेरे मेंटेनेंस लग गया है, मैं तो परेशान हूं, हैरान हूं। अरे लग गया है तो यहीं थोड़ी बैठना है, भिड़िए, जाइए, लगाइए इस चीज को कि हमने प्रॉपर वो किया है। अगर उसके बाद भी आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, आपकी पत्नी ने और कोई भी गलत काम किया है, या कई सालों से घर पे बैठी हुई है और आपके पास आती ही नहीं थी आपके बुलाने, कोई भी ऐसा रीजन, बच्चों से नहीं मिलने दे रही है, कुछ भी बिना ही किसी कारण, तो आपको ये चैलेंज करना ही पड़ेगा। ये चीज इस तरह से बहुत आसानी से निकल के आती है, पर जनरली लोग यहीं पे मेंटेनेंस देकर और थक जाते हैं, और एंट्रेंस लग गया साहब क्या करें। ये सवाल नहीं होता, इसमें बवाल खड़ा करना पड़ता है। दोस्तों, अगर किसी चीज का आपने विरोध नहीं किया
तो सिर्फ और सिर्फ ये किसी की गलती नहीं है, जज साहब ने मेरी नहीं सुनी, वकील मेरी नहीं सुन रहा है, तो ये किसी की गलती नहीं है। आपने कहीं ना कहीं आगे बढ़त नहीं दिखाई, आपने कहीं बढ़त नहीं दिखाई कि देखिए ये गलत हो रहा है, ये अन्याय है, और इसके लिए आप आगे तक लड़िए। ये गलत तरीका है आप लोगों का कि लोअर कोर्ट्स में इतने भारी भरकम राशि को भुगत रहे होते हैं और फिर रो रहे होते हैं क्या करूं, ये क्या करूंगा, कोई जवाब नहीं होता है। आप मेंटेनेंस के ऊपर स्टे ले सकते हैं, 482 सीआरपीसी का अगर आप केस लड़ेंगे, इसको क्वैश कराएंगे, तो आप मेंटेनेंस पे स्टे भी ले सकते हैं, तो मेंटेनेंस आपका ब्लॉक हो जाएगा, और जितने टाइम आपका हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है तब तक आपको मेंटेनेंस नहीं देना है, और अगर वहां सफिशिएंट रीजन से आप जीत कर आते हैं तो वो सारा मेंटेनेंस बंद हो सकता है। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी काफी अच्छे जजमेंट्स दिए हैं जिसके अंदर पति को वापस पूरा पैसा दिलवाया गया ब्याज समेत अपनी पत्नी से। तो लड़ने वाले के जज्बे के ऊपर है, अदरवाइज तो कहानी तो बड़ी छोटी है कि लग गया मेंटेनेंस, देना पड़ेगा मेंटेनेंस, जेल जाओ नहीं तो मरते रहो। ये आपकी गलती है कि आप मेंटेनेंस का केस हारे या मेंटेनेंस आप पे लगा झूठे केस में। अब एक रीजन और समझ लीजिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए आपके जो एरियर्स हैं वो कई सालों के हो जाते हैं। जनरली कई लोग इस चीज को क्या होता है कि केस हमारे यहाँ पर लिंगर ऑन होकर चलते हैं, तरीका तो यही है कि 60 दिन के अंदर ही ये चीजें डिसाइड होनी चाहिए, लिमिटेशन तो यही है, पर जनरली इसके अंदर क्या होता है कि इन केसेस में 2-2 साल 3-3 साल तक मैटर चलता रहता है। अब 3 साल 4 साल तक ये मैटर चला, उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है कि आपने मेंटेनेंस दिया या नहीं दिया, या पत्नी ने अब मेंटेनेंस रिकवरी के लिए एप्लीकेशन डाली। जब मेंटेनेंस रिकवरी के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाली तो 125 का सब क्लॉज 3 अरेस्ट की जहां बात करता है, तो मैं समझा चुका हूं कि अरेस्ट डायरेक्ट नहीं होता, रिकवरी होती है। वो चीज भी आप समझाऊंगा कि वो रिकवरी कैसे होती है। तो आपका जो मैटर है उसके अंदर पहली चीज ये है कि रिकवरी के लिए डायरेक्ट कोर्ट वारंट निकालता जरूर है, पर वो रिकवरी के लिए बकायदा कलेक्टर साहब को बोलते हैं कि साहब आप इसकी रिकवरी करके जो भी पति हैं उनके बकायदा हमें रिकवरी करवा के दीजिए, उनकी कोई जो भी फिक्स एसेट्स है या मूवेबल या इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वहां से उसे बेचकर या उसकी कुर्की कराकर ये पैसा दीजिए। यानी पहला वारंट जो रिकवरी का निकलता है वो जरूरी है। डायरेक्ट अगर अरेस्ट वारंट निकल रहा है तो वो इलीगल है। एक चीज समझ में आई। अब इसके बाद अगर वहां पर आपसे रिकवरी नहीं हो पाती है, किसी पति से रिकवरी नहीं हो पाती है, तो उस सूरत में कोर्ट को सूचित कर दिया जाता है। तब कोर्ट फिर अरेस्ट वारंट इशू करते हैं हस्बैंड के खिलाफ। वो भी जब, दोबारा कह रहा हूं कि अगर पत्नी की बिना एप्लीकेशन ही अरेस्ट वारंट हुआ इशू किया गया है आपके खिलाफ तो फिर वो इलीगल है, तो वहां पर एप्लीकेशन अटैच होनी चाहिए। मुद्दा यह है कि इसको समझने के लिए आपको 421 सीआरपीसी समझना होगा। 421 सीआरपीसी जो है वो किसी तरह की जो लेवी लगती है या पेनल्टी लगती है या कोई फाइन है कोर्ट की तरफ से, उसको रिकवर करने के लिए बनाया गया है। और इसमें भी साफ साफ कहा गया है कि अगर रिकवरी नहीं हुई है तो 1 महीने से ज्यादा का अरेस्ट नहीं हो सकता, जो भी अक्यूज है वो। पर यहां पर भी मेंशन है और उधर भी मेंशन है, तो यहां भी एक ताकतवर चीज आपको मिल जाती है कि देखिए आपके खिलाफ इस तरह से बिना रिकवरी के वारंट के डायरेक्ट अरेस्ट वारंट अगर इशू किया गया है तो पहली चीज ये कि वो नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, अगर उसके बाद कि आपसे रिकवरी नहीं हुई, आपसे वो चीज प्राप्त नहीं हुई, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बनता है, वो है कि 1 महीने का आपका खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। इस बात को पकड़ कर चलिएगा। अब यहां समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जहां इस बात पे रह गया था वापस उस पे आता हूं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका 2010 के अंदर, जनवरी 2010 के अंदर आपका केस चला। हम तारीख मान लेते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी 2010 के अंदर आपका केस स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद एक टाइम आते आते 5 साल बाद 15 जनवरी 2010 में, माफ कीजिएगा 2015 में, उन्होंने, कोर्ट ने यह चीज डिसाइड कर दी कि 5 साल बाद ये डिसाइड होती है कि हाँ साहब पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने कि हाँ ठीक है पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब रिकवरी के लिए पत्नी ने एप्लीकेशन डाली। अगर वो उस 15 जनवरी 2015 में 15 जनवरी 2016 के बीच में, यानी 1 साल के भीतर भीतर, 1 साल के अंदर अंदर, जो कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 3 के अंदर मेंशन है कि इतने टाइम के अंदर अगर रिकवरी की एप्लीकेशन उन्होंने डाल दी है तो उतने ही टाइम का उन्हें पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए कि 2016 15 जनवरी के बाद पत्नी ने और महीना 2 महीने या 1 दिन भी, 16 जनवरी 2016 को आपकी पत्नी ने एप्लीकेशन डाली तो 1 साल पूरा हो चुका है। उस 1 साल के बाद अगर एप्लीकेशन डाली तो वो पीछे का जितना एरियर है वो वॉश आउट हो जाएगा, वो उसे नहीं मिलेगा। लेट्स से कि पत्नी ने कभी बीच में ही 125 सीआरपीसी के अंदर रिकवरी की एप्लीकेशन डाल दी, जो कि 15 जनवरी 2015 के ऑर्डर से पहले ही लगी हुई है, तो वो एरियर जितना वहां पर पत्नी ने मांगा है वो पूरा का पूरा मिलेगा। मगर अगर पत्नी इसमें चूक जाती हैं, लेट्स से 2015 से 2016 के अंदर चूक जाती हैं और उसके बाद अगर वो एप्लीकेशन लगा रही हैं रिकवरी की, तो उन्हें किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी रिकवरी के लिए पैसा जो है वो 1 साल के अंदर अंदर, ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर लगाना बेहद जरूरी है। यानी कि अगर मान लीजिए उन्होंने उसके बाद लगाया तो 2015 से 16 तक के बीच का तो उनको मिल जाएगा, 2015 से 16 तक के बीच के एरियर का पैसा तो मिल जाएगा, बट
15 जनवरी से पहले का जो पेमेंट है वो उन्हें नहीं मिलेगा, वो पैसा वो वसूल नहीं पाएगी। इस बारीक चीज को हमेशा समझिए, क्योंकि कई बार रिकवरी की एप्लीकेशन लगाने में इतना टाइम लगा देते हैं अक्सर, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑर्डर हो गया है, पति का वेट किया जाता है कि वो पेमेंट करेंगे, पर अगर नहीं करते हैं तो नहीं होता। इसके बाद का कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकलता। माना कि उन्होंने 15 जनवरी 2016 को जब ऑर्डर निकला था उसके बाद एप्लीकेशन लगाई है, तो 2015 जनवरी 15 का और 2016 जनवरी 15 का बीच का ही जो मैटर है, बस उतना ही पेमेंट मिलेगा। यानी कि 15 जनवरी 2015 से पहले का, यानी कि दिसंबर और उससे पहले का जो 10 साल का 5 साल का जो पेमेंट था वो सब डूब जाएगा। तो इस चीज में पत्नियां भी ध्यान रखें और पति भी ध्यान रखें। पतियों को इसमें एक एडवांटेज है और पत्नियों को एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तभी ले सकती हैं, तो ये बकायदा यहां पर 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 3 में बकायदा ये चीज उल्लेखित है, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। अब यहां मैं एक और चीज बता देता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि साहब फलाना जजमेंट तो इस बात पे आया हुआ है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से जब पत्नी ने मांगा है वहीं से होगा। देखिए, लॉ बड़ा होता है, जजमेंट बड़ा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ही जजमेंट आता है, और अगर उसके अंदर मिसगाइडिंग हो रही है, गलत चीजें हो रही हैं, तो बकायदा आप उस जजमेंट को इस बात से डिनाई करवा सकते हैं, अनदेखा करवा सकते हैं कि कोर्ट को कहें कि लॉ फॉलो कीजिए। जजमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लॉ को पहले फॉलो किया जाएगा, जजमेंट सिर्फ उसकी गाइडलाइन को एनहांस करने के लिए होता है, उसको कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी देने के लिए होता है। तो जजमेंट को कभी भी कोरिलेट मत कीजिए। लॉ बड़ी चीज है, जजमेंट बड़ी चीज नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिनके अंदर बकायदा ये फेवर दिया जाता है कि नहीं आप तो शुरू से होगा, तो उसके अंदर भी इसी को थोड़ा सा मरोड़ के घुमा के कहा गया है। कहानी यही है, पर प्रैक्टिस में इस चीज को लोगों ने ऐसे अप्लाई कर लिया है, समझ रहे हैं? यानी प्रैक्टिस में इस तरह से कर लिया है, यानी कि डेट ऑफ ऑर्डर को जो है उसको डेट ऑफ एप्लीकेशन से जोड़ दिया गया है। वहां कुछ गलत प्रैक्टिस हो रही थी कि जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर हुआ उस दिन, यानी कि पैसा मिलना चाहिए पत्नी को, उसके बाद जो रिकवरी की अगर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं डाली है तो डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी जब मेंटेनेंस मांगा गया था से डेट ऑफ ऑर्डर तक के बीच का पेमेंट उनको 1 साल बाद नहीं मिलेगा। अगर 1 साल बाद रिकवरी के लिए पत्नी आती है कोर्ट के अंदर तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना सा था कि कुछ कोर्ट्स में ये प्रैक्टिस गलत हो रही थी कि जिस दिन ऑर्डर किया गया तो 5 साल तक जो पत्नी ने केस लड़ा है वो पैसा उसको रिकवर नहीं कराया जाता था और डेट ऑफ ऑर्डर से उसका मेंटेनेंस चालू होता था। तो उस अन्यायपूर्ण स्थिति से रोकने के लिए, जो पत्नियों को फेवर में है, वो चीज रोकने के लिए किया गया। पर अभी भी ये स्थिति है कि अगर रिकवरी की एप्लीकेशन नहीं डाली गई है पत्नी के थ्रू तो वहां पर 1 साल बाद वो आपसे पेमेंट नहीं ले सकती 5 साल तक का। पर अगर 1 साल 5 साल बाद निकल गया फिर उसने रिकवरी की एप्लीकेशन डाली है तो वो सिर्फ मात्र जो उस 1 साल का टेन्योर जो उसने निकाल दिया, 1 साल से ज्यादा का टेन्योर जो निकाल दिया ऑर्डर के बाद वही पेमेंट उसको मिलेगा रिकवरी के अंदर, और कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की, बड़ा संजीदा मैटर है। अगर नहीं समझ में आता है तो अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। मैंने पूरा एक बार इस 125 सीआरपीसी में छिपे हुए गूढ़ रहस्य को आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत लोग परेशान हैं इस बात से, सर जेल हो जाती है साहब, इसके अंदर बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान करा जा रहा है कोर्ट के द्वारा, ये तो इसलिए इतना लंबा वीडियो बन गया है। डिटेल में जाने की वजह से मुझे लगा कि मैं अपने अंदर से जितना समझा सकता हूं वो समझाऊं, क्योंकि अक्सर यहां बहुत चोट हो रही है पेमेंट रिकवरी के लिए, मेंटेनेंस रिकवरी के लिए। बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किस तरह से उस इनजस्टिस से बचा सकता है ये चीज आपको समझनी होगी। अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है तो मेंटेनेंस कभी मत दीजिए, उसके खिलाफ लड़िए। आपको लगता है कि आपकी पत्नी ने झूठ बोला है, गलत बोल रही है, आप साबित कर सकते हैं, तो लोअर कोर्ट के भरोसे मत रहिए, हाई कोर्ट के भरोसे मत रहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, कहीं भी कुछ कीजिए। अगर भरोसे नहीं रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि अगर आपको वहां पर गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से डील किया जा रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप आगे बढ़ते रहिए, पर लौट कर बताइए लोअर कोर्ट में, क्योंकि यहां पर तो केस लंबे ही चलेंगे। ये कड़वी है पर सच्चाई है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा काफी लोगों को जिनको आप ही की तरह जरूरत है ऐसे वीडियोस की, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आज वाले वीडियो से क्या आपको सीखने को मिला, क्या समझे आज आपकी इस वीडियो से, आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू।